जैसे से एज बढ़ती जाएगी, तो वैसे-वैसे जो कमर के अमराज या रीढ़ की हड्डी के जो मसाइल हैं, उसमें इज़ाफ़ा होता है। तो ये पैदाइशी भी क्या ऐसे कोई पेशेंट होते हैं जो पैदाइशी तौर पर उनमें कोई रीढ़ की हड्डी के या कमर की के मसाइल होते हैं? तो उस पे कोई आप रोशनी डालें, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स इस हवाले से परेशान होते हैं, तो उनको कोई गाइडलाइन भी नहीं मिलती है, तो आप इस पे थोड़ा रोशनी डालें। जी बिल्कुल। जो बच्चे पैदा होते हैं बाज़ औक़ात उनके अंदर कंजेनिटल स्कोलियोसिस होता है या कंजेनिटल काइफोटिक डिफ़ॉर्मिटीज़, कमर की जो रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर एनोमलीज़ एब्नॉर्मैलिटीज़ हो जाती हैं, जिससे नकाइस पैदा हो जाते हैं कमर हाँ में। जी, नकाइस पैदा हो जाते हैं, तो उससे कमर टेढ़ी होनी शुरू हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि माँ को फोलिक एसिड एटलीस्ट अच्छा, जो प्रेगनेंसी के दौरान देना चाहिए, फोलिक जो कि एसिड हमारे देना। किसी को पता ही नहीं है कि हमने फोलिक एसिड देना है माँ को, और माँ को भी नहीं पता है कि मैंने फोलिक एसिड लेना है। तो उससे आप कमर की जो एनोमलीज़ हैं, उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ये आपने तो अच्छा पॉइंट रेज़ किया है। मतलब ये हर मेरा ख़्याल है कि ये जो नौजवान लड़कियाँ हैं, ख़ासतौर बच्चियाँ हमारी या फीमेल्स हैं, जो प्रेगनेंसी के दौरान से गुज़रती हैं, उनके लिए अच्छी उनके लिए इन्फॉर्मेशन है ये, बिल्कुल लेना चाहिए, और इसी तरीके से कैल्शियम और विटामिन डी जो रिक्वायरमेंट है कैल्शियम वो भी। विटामिन डी। अ, उनका हीमोग्लोबिन कम होता है, उसमें भी हमें आयरन वगैरह देना चाहिए उन्हें। तो उसके साथ-साथ अल्ट्रासाउंड स्क्रीनिंग, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट हुँ, कि आपने माज़ूर बच्चे पैदा कर दिए, हू विल लुक आफ्टर। बहुत अच्छी तो बात। आप उनको कम से कम स्क्रीनिंग तो कर लें भई। आप दिस इज़ विज़िबल कि आप जो उसकी कमर के अंदर थोड़ा मेनिंगोसील बन रहा है या कमर का टेढ़ापन है बहुत ज़्यादा, तो उसको आप डायग्नोज़ कर सकते हैं एट 30th वीक। तो 28 हफ्ते से पहले-पहले उसकी अल्ट्रासाउंड, इवन समटाइम 20 हफ्ते पे अल्ट्रासाउंड में बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है। हुँ, वो देख के ऐसे बच्चों को एबॉर्शन करा दिया जाए ताकि वो पैदा होके मुआशरे के अंदर माज़ूरी ना बढ़ाएँ। तो बाहर के मुल्कों में तो ये रेगुलर उनका फ़ॉलो-अप होता है, उनकी स्क्रीनिंग होती है। हमारे यहाँ स्क्रीनिंग का कोई ऐसा नहीं स्क्रीनिंग है का रोल। मसला। तो ये एक मैं आपके तवज्जुह से बल्कि ये पब्लिक से कहूँगा कि जो बच्चियाँ प्रेग्नेंट हैं और जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं, उनको रेगुलर ये चेकअप करवाना चाहिए। चेकअप कराना है। हम कहते हैं कि कमर के मसाइल हैं, उसमें एक तो सर्जरी है, दूसरा मेडिसिन्स है। अच्छा, इसमें वर्जिश का कितना रोल है कि आप मरीज़ को जब देखते हैं तो वहाँ पे उसको वर्जिश में कितना कंट्रीब्यूशन होता है कि उसको वर्जिश की तरफ जाया जाए? अ, आपने एक बात पूछी थी, मैं थोड़ा-सा ओवर को कर दिया कि ओल्ड एज में क्या कमर के मसाइल पैदा हो रहे हैं। हुँ, अच्छा, ओल्ड एज में दिस इज़ एजिंग प्रोसेस के साथ हमारी जो डिस्क्स हैं, ये एक खड़ा हुआ स्केलेटन, हुँ। इसमें आप देखेंगे ये डिस्क है और ये मोहरा है। जी, जी। ये जो डिस्क है, वक़्त के साथ-साथ ये डिस्क हाइट कम होनी शुरू हो जाती है। हुँ, इसमें जो पानी की मिकदार है वो कम होनी शुरू हो जाती है। हाइड्रेशन इसकी कम होती है और ये कोलैप्स होना शुरू हो जाती है। जैसे कोलैप्स होगी तो हाइट भी कम हो जाएगी, कुबड़ापन भी आगे से स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके साथ फिर हराम मगज़, ये करंट की नसें जो पीछे आ रही हैं, जो सुराख है वो बंद होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। तो हराम मगज़ के ऊपर और करंट की नसों के ऊपर दबाव बढ़ जाता है। हुँ। अब इसको प्रिवेंट करने का तरीका क्या है? जो आपने अब दूसरी बात की थी कि वर्जिश का क्या रोल हुँ। है? तो ये दोनों इंटर रिलेटेड है। अच्छा, वर्जिश पे वो उसको अब प्रोटेक्ट बिल्कुल, करेगी। आप पहले वर्जिश स्टार्ट करें, एक्सरसाइज़ करें। अब 2 चीज़ों से आप ठीक कर सकते हैं अपने आप को। हुँ, वन इज़ प्रिवेंशन, द अदर प्रिवेंशन। इज़ ट्रीटमेंट। अच्छा, प्रिवेंशन आप कैसे करेंगे अपनी हड्डियों को और मसल्स को मज़बूत करने के लिए? तो यू हैव टू डू एक्सरसाइज़। बहुत सारे लोग कहते हैं जी खाना, खाना इज़ सेकेंडरी, उसका रोल कम है। अगर आपने पट्ठों को मज़बूत करना है, हड्डियों को मज़बूत करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि यू हैव टू डू एक्सरसाइज़। ये एक्सरसाइज़ बहुत ज़रूरी है आपका इसका मतलब। हाइकिंग करें आप, हुँ। ट्रैकिंग करें। आप वो नहीं कर सकते तो एटलीस्ट जिम में जाके एक्सरसाइज़ करें। जितना वेट उठाएँगे आपकी हड्डी उतनी मज़बूत होगी। अच्छा। लेकिन बी केयरफुल कि वेट उठाने का एक तरीका है। हाँ, हमारे मज़दूर जब वेट उठाते हैं वहाँ पे जाके बड़े गलत तरीके से कमर झुक के हाँ, असल जब में। वो उठाते हैं तो डिस्क बल्ज हो जाता है, जी, जी, डिस्क जी, जी। प्रोलैप्स हो जाता है। फिर वो कमर पकड़ के आ जाते हैं और आपकी कमर गई। यानी आपका मतलब है कि वज़न उठाना तो सूदमंद है, लेकिन वज़न के लिए जो पोस्चर आपका अगर गलत होगा तो फिर वो आपको नुकसान पहुँचाता है, ये बिल्कुल आपका सही है। कहना है। आजकल नेट पे देखें कि आप, बल्कि मेरा तो ज़ाती ख़्याल है कि गवर्नमेंट को इंस्टीट्यूशंस के अंदर कि जो जिस-जिस जहाँ-जहाँ पे वज़न उठाते हैं। अब मैं बाय एयर ट्रैवलिंग करता हूँ काफ़ी ज़्यादा पूरी हुँ, दुनिया में। मेरे प्रेज़ेंटेशंस हैं, आर्टिकल्स होते हैं तो मैं जाता हूँ। तो आप देखें कि वहाँ पे उन्होंने लिखा है कि वेट शुड नॉट एक्सीड
मोर देन 20 या 23 केजी, इससे ज़्यादा ना हो। अगर आपका वेट 40 केजी, 46 अलाउड है, हम्म। तो आपके 2 बैग होने चाहिए। ठीक है। एक बैग में आप 46, यू कैन टेक 46 केजी विद यू। हम्म। आप 46 केजी उठा के ले जा सकते हैं अपने साथ, अमेरिका जाएं, आप इंग्लैंड जा रहे हैं तो, लेकिन 2 बैग्स में, मैं एक बैग में, एक में एक नहीं, लगेज नहीं है अभी। ताकि जो लोग उसको उठा रहे हैं उनकी कमर खराब ना उनकी हो। कमर कमर अब बिल्कुल है। मैं यहाँ से पूछता हूँ कि भाई आपने कितना, आपकी कमर खराब हो गई, भाई क्या काम क्या करते हो? जी पल्लेदारी करता हूँ। हम्म। अच्छा, वजन उठाता हूँ, ठीक है, कितना वजन? बोरी का वेट क्या होता है? 90 केजी। मैं सर पकड़ लेता हूँ, 90 केजी की बोरी तुम उठाते हो? अब जस्ट इमेजिन वो 35 साल तक उठाएगा, हाँ, उसके उसके बाद। बाद वो घर में बैठ के ही वुड बी डिसेबल्ड। हाँ, वो ज़ाहिर है माशरे के ऊपर एक अल्टीमेटली बोझ बन जाएगा। हाँ, बोझ बन अर्निंग जाएगा। पर्सन नहीं रहेगा। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आप आपकी है। ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इदारे हैं जहाँ पे वेट उठाते हैं, उनको ट्रेनिंग दें। जो वर्कशॉप्स हैं उनके अंदर ट्रेनिंग दें, भाई आपने गाड़ी का इंजन उठाना है तो किस तरीके से उठाना है, हम्म। आपका पोस्चर क्या होगा, आपने कौन सी चीज़ किस तरीके से उठानी है, आपने हाथ मुंह धोना है, आपका क्या पोस्चर होगा, आपने रुकू करना है, आपका क्या पोस्चर होगा। कमर बेंड नहीं करनी, यूं बेंड नहीं करनी, यूं करके करें, कमर स्ट्रेट रख के, तो उससे चांसेस बैक पेन के और प्रॉब्लम बहुत अच्छा, कम मेरा होते ख्याल ये जो आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये तो मेरा स्कूल में बच्चों को बतानी चाहिए। हैं। स्कूल बिल्कुल में सही। आपके सिलेबस में कोई ये एक आध ऐसा चैप्टर डालना चाहिए ताकि बच्चों को ये मालूमात मिल सकें अपने पोस्चर के हवाले से, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक्टिविटीज़ के हवाले से। तो बिल्कुल ये सही अच्छी बात है। इन्फॉर्मेशन। ये बच्चों को हम ट्रेन करें, उन्हें एजुकेट करें, ताकि बच्चों को अंदाज़ा हो कि हमने कैसे ये सारी जी, ज़िंदगी बिल्कुल। अपनी गुज़ारनी है। अच्छा, खुराक का इसमें क्या किरदार है? मतलब जैसे अभी आपने कहा ना खुराक से ज़्यादा एक्सरसाइज, लेकिन ज़ाहिर है ग़िज़ा किस तरह की लेनी चाहिए? जैसे ओल्ड एज में जो लोग हैं उनको, और एक नॉर्मल जो एडल्ट है जो वज़न उठाने वाला, ज़ाहिर है जॉब तो अब हमारे पास है ना, जो भी मज़दूर हैं उनको भी वेट तो उठाना पड़ता है, या मुख्तलिफ जो लोग हैं, तो उस बारे में से थोड़ा सा गाइड करेंगे। जो ओल्ड एज में और ये यूथ जो यंग जो मज़दूर लोग हैं, इनको इनको किस तरह की ग़िज़ा लेनी चाहिए? अच्छा, डाइट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि सारे जो हमारे डिफरेंट तबके के लोग हैं, हर एक के लिए डिफरेंट पैटर्न है। अब आप मज़दूर को जितनी मर्ज़ी खुराक देंगे, वो मोटा नहीं होगा, हुँ। वो स्लिम रहेगा। अगर वही खुराक मज़दूर की एक उस बंदे को दें जो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, घर के अंदर बैठा है, तो आप देखेंगे महीने के अंदर उसका 4-5 केजी उसका वेट वेट बढ़ बढ़ गया जाएगा, ऐसा होगा। ही है। तो हमें उसको सेग्रीगेट करना होगा। हुँ। लेकिन बाय एंड लार्ज आप जो खुराक दें, वो बैलेंस डाइट हो, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट जो है वो 60% हो, और प्रोटीन उसमें कोई 20% हो, और फैट्स उसके अंदर हो 20% हो। तो फ्रेश वेजिटेबल्स हों उसके अंदर। लेकिन अगर आपने हड्डियों को मजबूत करना है, पट्ठों को मजबूत करना है, उसमें 2-3 चीज़ें ज़रूरी हैं, जिसमें कैल्शियम है, और कैल्शियम कैल्शियम जाएगा। कंटेनिंग जो फूड है, लाइक मिल्क। जी, जी। बहुत सारे लोग दूध नहीं पीते। दूध समटाइम्स इन अ लिटिल बिट ओल्ड एज या यंग एज में भी इंटॉलरेंस हो जाती है। बच्चों में तो उसके होता है, बड़ा अच्छा एब्ज़ॉर्ब होता है, हुँ। लेकिन ओल्ड एज में इट्स डिफ़िकल्ट। तो उन्हें दही या चीज़, जो पनीर है, वो यूज़ करना चाहिए। अच्छा। और उसके साथ-साथ बादाम जो हैं, ये बड़े अच्छे हैं। बादाम के अंदर बड़ा अच्छा खज़ाना है कैल्शियम का। हुँ। और भी डिफरेंट मैग्नीशियम है उसके बादाम के अंदर। वालनट, ये जो अखरोट है, उसके अंदर मैग्नीशियम है। एवोकाडो है, उसके अंदर मैग्नीशियम है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये वो हैं जो इंटीग्रल पार्ट है हड्डी का, और उसके साथ कोलेजन है जो प्रोटीन है। तो आपने इंसान के अंदर कैल्शियम फास्फेट देना है, मैग्नीशियम देना है, और प्रोटीन देनी है। प्रोटीन मछली के अंदर सबसे अच्छी है। अंडा भी एक खाना चाहिए। उसकी येलो जो है, उसके अंदर विटामिन डी होता है। वो बहुत सारे लोग उसको दे डोंट लाइक, वो हालाँकि वो वैसे उसको लेना अलहदा चाहिए। कर वो देते हैं। अलग कर देते हैं, हालाँकि वो उसको लेना चाहिए। एक अंडा तो कम से कम रोज़ ले हर लेना बंदे के चाहिए। लिए ज़रूरी है, और बच्चों के लिए 2 अंडे चाहिए। तो मैं इसको कहूँगा कि ताज़ा सब्जियाँ, फल, दूध, दही, उसके साथ गोश्त। गोश्त में बेहतर है कि आप मछली ले लें, बाकी गोश्त भी ले सकते हैं। तो ये और अंडा, इनसे आपकी बोन्स मज़बूत रहेंगी। और मैग्नीशियम, कैल्शियम के साथ मैग्नीशियम भी आ जाए तो वॉलनट हो गया, अखरोट हो गया, और बादाम और एवोकाडो वगैरह, तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी हैं और मुफीद हैं। बहरहाल आपने तमाम एस्पेक्ट्स को कवर किया है, फूड, एक्सरसाइज, और जो ट्रीटमेंट के जो मसाइल होते हैं मरीज़ों के लिए, वो भी आपने बात की है।
तो अच्छा मुझे ये सिर्फ़ ये बताएँ कि अगर मतलब ये हमारे चैनल जैसे नाज़रीन आपसे राब्ता करना चाहें इस प्रोग्राम के बाद, तो उनके लिए आप किस तरीके से अवेलेबल हो सकते हैं? हम किस तरह से हेल्प कर सकते हैं उन लोगों की? अम, देखिए उसमें तो मेरे पास टाइम तो इतना नहीं होता कि सोशल मीडिया पे मैं रिस्पॉन्ड करूं लोगों को। नहीं, यहाँ आई पे एम वेरी आपके बिजी। शोबे में तो आके ऑर्थोपेडिक आप क्या कर डिपार्टमेंट में आके वो यहाँ पे हमारा ओपीडी है 3 दिन, पीर, बुध और जुमा। यहाँ पे ओपीडी में मुझे दिखा सकते हैं या फिर क्लिनिक पे भी आके दिखा सकते हैं। नहीं, थैंक यू वेरी मच हनीफ साहब आपकी बहुत ही अच्छी गुफ्तगू हुई आज हमारी प्रोफेसर मियां मोहम्मद हनीफ साहब से। तो उन्होंने ना सिर्फ जो कमर की डिफ़ॉर्मिटीज़ हैं, जो कमर के नकाइस हैं और बीमारियां हैं, उनके ऊपर उन्होंने बातचीत की, बल्कि वो मामलात भी उन्होंने हाईलाइट किए जो आने वाले दिनों में बढ़ती हुई एज के साथ लोगों में मसाइल पैदा होते हैं रीढ़ की हड्डी और कमर के हिसाब हवाले से। उसमें उन्होंने जो एक्सरसाइज़ और खुराक के हवाले से बात की है, ये हमारे नाज़रीन को बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद देगी। इसके अलावा मैं हुकूमत पंजाब से ख़ास तौर पर वज़ीर आला से दरख्वास्त करूँगा, क्योंकि वज़ीर आला जो है उनका बहुत ज़्यादा फ़ोकस है सेहत के मामले में। तो जैसे कि हम देख चुके हैं कि सरकारी और पब्लिक सेक्टर में इस वक्त स्पाइन सर्जरी के बहुत कम डॉक्टर्स मौजूद हैं ट्रेंड, और बहुत कम सहूलतें मौजूद हैं। तो इन सहूलियात को बढ़ाने के लिए जो जनरल हॉस्पिटल का जो वाहिद स्पाइन सर्जरी का एक यूनिट है, इसमें मैं चाहूँगा कि वो खुद यहाँ पे विज़िट करें और इसमें इसको जिस ज़्यादा हद तक इसको सहूलियत दी जा सकती है, उसको बढ़ाया जा सकता है, उसको बढ़ाएँ ताकि मरीज़ों को बर वक़्त इलाज मिल सके और बहुत से लोग जो मफलूज और अपाहज होने से बच सकें। शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच।